Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम अस्सलाम हसन. आई एम सॉरी. क्यों? मेरे पास कोई पैसे नहीं है इस वक्त आपकी नजर शजर उतारने के लिए. क्यों, क्या हुआ? आपको बड़ा चमक के आ जाए लगता है. माशाल्लाह. कहाँ गए वो रमजान वाले हसन? क्यों? वही हसन. उनके अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि 2-3 छिलके ऊपर से उतरे और अंदर से एक दूध में नहाया हुआ बच्चा छोटा सा. आपने कहा ना ऐसे लगता है कि मायूं बैठा हुआ था मैं तो ये हाँ, ये तो बारात लुक है. अच्छा अच्छा, ये आपकी ये मुझे तो वलीमा लुक लग रही है. नहीं बारात पे मैं ऐसे कह रही हूँ कि बारात पे जनरली जो ग्रूम्स होते हैं वो बड़े नर्वस होते हैं. वो पगड़ी पहनी होती है तो सर में भी दर्द हो रही होती है, तो वलीमे पे सब रिलैक्स हो जाते हैं. तो आप मैं रिलैक्स लग रहा हूँ. आप रिलैक्स लग रहे हैं. चले वलीमा लुक. कहने लगी थी कि आप एक बनियान नुमा टी शर्ट पहनी हुई. मैंने कहा नहीं, मैं बनियान नुमा पहनी. मैंने कहा कि कीप इट सिंपल. अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आज शलवार कमीज में आएंगे. मैंने भी सोचा, फिर मैंने कहा यार कि रमजान में मैंने काफी शलवार कमीज पहनी. हाँ जी, लाइक मैंने नहीं पहनी जी. मैंने काफी पहनी और ईद पे जो मैंने पहनी थी उसकी मैंने फोटो भी लगा दी. जी जी बिल्कुल. तो फिर मैंने कहा क्या दोबारा. ठीक है, आप बैक टू नॉर्मल. बैक टू नॉर्मल. और प्लस आज ईद का कितना तीसरा दिन है. आज ईद का माशाल्लाह से तीसरा. हम जब रिकॉर्ड करें क्योंकि एक रोजा मेरे ख्याल है हमारा एक रोजा नहीं खाया गया. अपेरेंटली the moon had been formed but was not visible. Okay. So technically it is fine. Okay. But of course it couldn't have been sighted anyway. But I don't know. I'm not a mufti. But मुझे इस पे कोई खास इस पे मेरा एक्सपर्टीज नहीं है. हाँ हाँ ठीक है. Anyway आपको ईद मुबारक. जी आपको भी बहुत ईद मुबारक. और हमारे सब देखने वालों को, व्यूअर्स को भी ईद मुबारक. व्यूअर्स को भी ईद मुबारक. और उम्मीद करते हैं कि जब तक ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तब तक वो ईद मना चुके होंगे और बड़े अच्छे तरीके के साथ ईद मनाई होगी. और तैयार होंगे टू गेट बैक टू वर्क. ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं संडे को, क्योंकि ये एक स्पेशल ईद वीडियो प्रोग्राम, ईद स्पेशल हम शूट कर रहे हैं, जिसमें हम आमना क्या डिस्कस करेंगे आज. हम डिस्कस करेंगे कि हसन आज मेरे लिए बहुत अच्छी मिठाई लेके आए. और और हसन बहुत शुक्रिया आपका. कुछ दोस्त फूल ले आए, कुछ मिठाई ले आए, कुछ चॉकलेट्स ले आए, आप ही रखी है मैंने. तो मतलब है कि ये बड़ा अच्छी मेरी ईद गुजरी. और जहाँ तक ड्रामों की बात है, हम डिस्कस करेंगे जी. हमारे पास बहुत सारे, में हाल कोई 7-8 ड्रामे हैं और उनकी 2-2 किस्तें भी हैं. क़यामत की 2 एपिसोड्स हैं, फितूर की 2 एपिसोड्स हैं, रकीब से की 2 होनी थी लेकिन आई सिर्फ एक. हमारे लिए 2 हैं क्योंकि हम भूल गए पिछली बार करना. जी रकीब से की आप 2 कर लें. ताना बाना का फिनाले वो ख़त्म हो गया और इस जलेबी जो है वो नहीं ख़त्म हुआ, पता नहीं क्यों हमारे अभी तक करने की. ऑफ कोर्स जब तक ये रिलीज़ होगी, पब्लिश होगी, 2 किस्तें डबल उसकी हो चुकी होंगी. अगर शाहरुख से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो दरवाज़ा खोल दें तो जूनो बाहर निकल जाए क्योंकि वो मिन कर रहा है. और चुपके का फाइनल एपिसोड जो था. और फिर ऑफ कोर्स हमारा मैग्नम ओपस हफ्ते का खुदा और मोहब्बत. जी तो काफी सारे ये ड्रामे हैं. और जो ड्रामे नहीं आए उनमें से आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डंक. इट नेवर एयर्ड. रक्स बिस्मिल ऑफ कोर्स ईद का अगला दिन था, वो भी नहीं एयर हुआ. और अच्छा, अब ये हुआ ये कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा आप लोग भी कि जुम्मे को ईद होगी जी. तो अब वो क्योंकि जुम्मे को ईद नहीं हुई और ईद हो गई जुमरात को, यकदम रात को 11:30 बजे अचानक सी ईद हो गई. अचानक जो सब लोग कह रहे हैं, एक तो काफी ये घिसपिट गया है अचानक, हर बंदी अचानक ईद. एनीवे अपने नए जोक बना लिया करें. तो ये जो एकदम ईद हुई जुमरात को, उस वजह से मेरे ख्याल में प्रोग्रामिंग जो थी टीवी चैनल्स की वो भी काफी अफेक्ट हुई. हम खुद भी बड़ा अफेक्ट हुए. हमारा जो अपने प्रोग्राम्स थे जो चल रहे थे वो भी अफेक्ट हुए. इस वजह से आई थिंक जो ड्रामों ने जिस ईद के मेरे ख्याल में तीसरे दिन इस जलेबी was supposed to have finished, right? जी. लेकिन अब वो चौथे दिन पे खत्म हो रहा है. But I don't know why. I think it should have finished on the Eid day. और इनको टेक्निकली अगर जुम्मा एंटिसिपेट कर रहे थे ईद, तो फिर जुम्मे को फिनिश हो जाना चाहिए था. हाँ, बट उन्होंने शायद ये सोचा था कि ईद के तीनों दिन एक एपिसोड उसकी वो चलाएंगे, बड़ी एपिसोड. रक्से बिस्मिल जुम्मे को नहीं आया लेकिन खुदा और मोहब्बत आया जी. ये एक मुझे बात वो लगी कि यार के मतलब ये क्या सीन है. और थर्सडे को फितूर आया जी.
और रकीब से नहीं आया। तो ये भी एक बात है कि जियो ने अपने जो नॉर्मल ड्रामे थे वो दोनों दिन चलाए और हम टीवी ने नहीं चलाए, उन्होंने कुछ और उसकी जगह चलाया। तो ये ठीक है, ये चलता रहता है सारा सिलसिला। तो अब हम ये जो संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम पिछले हफ्ते के ड्रामे अप अंटिल फ्राइडे डिस्कस कर रहे हैं। मंडे को फिलहाल फिर हम कोई अपनी एपिसोड हॉट रिव्यू की नहीं चलाएंगे। अब फिर हमारी जो यूजुअल नॉर्मल ट्रांसमिशन है हॉट रिव्यू की, वो फ्राइडे से रिज्यूम होगी। सो फ्राइडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी बैक विद आवर हॉट रिव्यू, जो इसमें हम पूरे वीक के ड्रामे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगले हफ्ते मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम एक छोटी सी टाइटल ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको ये नहीं कहना कि चैनल सब्सक्राइब करें, मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हमने जितने इंटरव्यूज चलाए हैं पिछले एक हफ्ते में, आप लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग फीडबैक आया उन सारे इंटरव्यूज के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार भेजा, इतना हमें, हमारे 2 इंटरव्यूज हमने ट्रेंड भी कर रहे थे, थैंक यू सो मच। और इसी दौरान हमें बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया है। तो अगर पहली बार आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वीड लाइक टू वेलकम यू एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन फैमिली। बस अब आप देखते जाएं आगे आगे क्या होता है। आई एम श्योर कि अब आप आ गए हैं और आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, तो आप होपफुली इंशाल्लाह कहीं जाएंगे नहीं, और आप लोग जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और बहुत मज़े करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद और ड्रामे डिस्कस करने शुरू करते हैं। हाँ जी आमना। हसन, आपका हाथ बड़े लिशकारे मार रहा है आज। क्यों, क्या हुआ आज? कोई घड़ी शड़ी आपने नई पहनी है मुझे लगता है। नहीं है, ये मेरी दूसरी घड़ी है। पहले यूजुअली तो आप फिटबिट पहनते हैं। हाँ, मुझे उस दिन किसी ने कमेंट किया, उसने कहा कि हसन आपको अपनी वॉच पे भी कुछ कंसंट्रेट करना चाहिए। कौन था ये? पता नहीं, कोई था। अच्छा, अ बॉय। ओके, अ बॉय। ये आपने अच्छा किया क्लैरिफाई। अ बॉय, ही सेड दैट यू नो आप अपनी घड़ी पे क्यों नहीं आप करते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं आज हो जाए अपनी घड़ी। मैंने कहा मैं निकाल लेता हूँ फिर। बिल्कुल ठीक है। कैसे है? बहुत अच्छी लग रही है। शुक्र है आप शर्माए नहीं घड़ी की तारीफ सुन के। नहीं बार बार वक्त देखने की जरूरत नहीं है। हसन बताएं फिर आप किस ड्रामे से शुरू? आपने पूछा नहीं कौन सी है। एनीवे हसन कौन सी घड़ी है? कौन सा? नहीं बता दें। नहीं हसन, अब आपने नहीं छोड़ो। रोलेक्स है? नहीं रोलेक्स कहाँ है? फिर छोड़ें। नहीं अब बता, अब तो आगे नहीं चलेगा रिव्यू जब तक आप बताएंगे। पता नहीं सांप सा बना हुआ है इसके ऊपर। I don't know the brand. नहीं जी, ये हसन को उनके फादर इन लॉ ने उनकी शादी पे घड़ी दी थी। उन्होंने ये वाली नहीं दी थी, ये मैंने खुद खरीदी है। पकड़ा गया ना। ये मैं उम्रे से लेके आया था, आपको याद है पिछले साल में आया था उम्रे से, वापसी पे दुबई जब हम लोग गए थे तो वहां से। अच्छा मुझे याद आ गया। हाँ, आपने देख के कहा, आपने कहा कि ये हाँ गुची की वॉच ली थी आपने, और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ब्लैक एंड गोल्ड थोड़ी फ्लैशी हो जाएगी। फिर मुझे ये कॉन्वर्सेशन याद आ गया ना। आपने कहा सांप भी बना हुआ है इस पे, और ये वो अच्छी लग रही है बात। थैंक यू जी। अब आप बताएं कि आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? आमना यार, आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं? ये तो जरूरी है ना साथ साथ जी। मुझे लगा शायद कोई नोटिस ही ना करे। अच्छा सुना, आगे चलो जरा तो कर लो शुरू। अच्छा कौन से आप शुरू करना? आप बताएं, फितूर से शुरू करें? मेरे ख्याल में क़यामत से शुरू करते हैं। ओके, क़यामत से शुरू करते हैं। क़यामत में जो हमारी बहन है इफ्रा, जो कि ठंडी आहें भरती रही, ठंडी या गर्म आहें भरती रही, हाँ जी, जो भी उसने किया, और उस गर्म सांसों से ठंडी आहें, गर्म सांसों से ठंडी आहों तक का सफर, हाँ जी, उसका ऐसा लगता है कि इख्तिताम पजीर हो चुका है अब जी। और ये बड़ी एक स्ट्रेंज डेवलपमेंट है, मुझे ऐसा लगा। स्ट्रेंज इन द सेंस कि ये जो राशिद के चेहरे पे से जो मास्क हटा है, मुझे तो लगा था कि वो जेन्युइनली चेंज हो रहा था, या वो जो इफ्रा की तरफ उसके जज्बात थे वो जेन्युइनली शायद कुछ मोहब्बत या प्यार फील कर रहा था इफ्रा की तरफ। बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ वी नो दैट वो कोई जेन्युइन प्यार नहीं था, कोई जेन्युइन मोहब्बत नहीं थी, और ही वाज playing with her feelings all along. Did that make sense to you? It did. We all felt that he's changing, but I'm very glad कि वो नहीं बदला. Yes. Having said that, I'm glad that वो नहीं बदला. I'm glad कि उन्होंने दिखाया कि इंसान जो है वो आते हैं बदल सकता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फितरत नहीं बदलती उसकी, और राशिद की भी फितरत नहीं बदली। नहीं, सवाल मेरा आपसे ये है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो बदल रहा था या वो हमेशा से ऐसे ही था? वो हमेशा से ऐसे था, मेरे ख्याल में उसने कोशिश की है अपने आप को ठीक करने की। नहीं, बट इस बार उसने अपनी माँ से जो कॉन्वर्सेशन है उसमें क्लैरिफाई कर दिया ना कि मैं तो उसकी मोहब्बत इसलिए जीत रहा था क्योंकि वो
बिजनेस चाहिए था, बट बिजनेस भी हमेशा से इफ्रा के पास और फयाज के पास नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी सी मुझे। यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि फयाज के पास तो अभी पैसा आया है मतलब एग्जैक्टली, और इफ्रा से तो वो पहले दिन से थोड़ा दबावा भी है और उससे अच्छे तरीके से बात भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई कि कब उसने फ्लिप मारा है और कब क्या हुआ है, आई डोंट नो। ट्रू। तो मुझे ऑब्वियसली ऐसा लगा कि अब 37 एपिसोड्स में उन्होंने बहुत खींच दिया है ड्रामे को, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। लेकिन ये है कि ये मुझे बात अच्छी लगी कि राशिद जो है वो वापस अपनी औकात पे आ गया है और जो अपनी वो असली शक्ल दिखा रहा है, चेहरा अपना वो नहीं बदला, बिकॉज वो थोड़ा सा फाफेस्ट हो जाता है, इतना कोई बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन फयाज का ये कह देना पहले कि मैं इफ्रा के नाम करूं, फिर इतनी जल्दी इफ्रा को छोड़ के राशिद के नाम सब कुछ कर देना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ना, ये ऐसे जैसे कि आपको एक दामाद पे बड़ा भरोसा है और आप उसके नाम कर दे। नहीं यार, शुरू से आप राशिद की हरकतों से वाकिफ हैं, आप कैसे उसके नाम पूरी जायदाद आपकी बेटी, पहली बेटी के साथ जो उसने अच्छा, दूसरी जो बिग रेवलेशन थी जो इफ्रा पे होती है कि जी समरा को धक्का दिया था, और आई थॉट दैट शी न्यू दैट ऑलरेडी। नो, शी डिडंट नो ना, उसको ये नहीं पता था कि धक्का राशिद ने दिया था, उसको लगा था कि वो गिर गई थी। शी न्यू कि राशिद मारता है उसको और वो हर चीज है, वो खुद भी बट नाउ शी थिंक्स कि ही इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर हर डेथ। अच्छा, ये भी कुछ एंटी क्लाइमैक्टिक था मुझे लगा, क्योंकि ऐसा था कि आई मीन इट वाज लाइक एवरीबॉडी न्यू दिस ऑल अलोंग। वी न्यू इट, मे बी शी डिडंट नो, बट व्हाटएवर। मगर आप ये बताएं कि इस ड्रामे का हीरो कौन है? मेरे तो हिसाब से इफ्रा थी अभी तक, लेकिन अब वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल हो गई है। कौन है? वो शाकिर चाचू। सारा काम तो उन्होंने किया है। अच्छा, इतना इंटरेस्ट शाकिर चाचा का, और वो स्टेट एजेंसी पहुंच भी गए। शाकिर चाचा ने और कोई काम ही नहीं है, उन्होंने कहा स्टेट एजेंसी भी पहुंच जाओ, जमीन की बिक्री भी रुकवा दी, लॉयर से भी बात कर ली कि वो मुलाजमा को भी निकाल बाहर किया। जबरदस्त काम किया उन्होंने। शाकिर चाचा उनके नाम कर देने चाहिए सारी इससे तो अच्छा था वैसे उनके नाम पे कर देते। तो केयरटेकर जो बने हुए था परी, शुक्र है आउट ऑफ द पिक्चर फाइनली, about 10 episodes too late, but क्या कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, उम्मीद से कि जल्दी खत्म हो जाएगा, but I think it's really outstayed its welcome। थोड़ा सा मिजरेबल लेवल बहुत ज़्यादा टच करना शुरू, लेकिन अगर आपने मिजरी की लेवल्स देखनी है तो वो और भी बहुत से आपके पास मौके आएंगे इन ड्रामों की रिव्यू में। मिजरी के लेवल मसलन चलें एक और पे, नहीं वो मैं रमजान प्लेस पे जब आऊंगी। अच्छा, रमजान प्लेस पे आप आना चाहेंगे तो क़यामत से हम क़यामत की टीम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो अब इसको रैप अप कर दें और ख़त्म कर दें, क्योंकि अब ये इफ्रा जो मेंटली अनस्टेबल थोड़ी सी हमें नज़र आ रही है, हमें नहीं पता ये मोमेंटरली इस तरह का उसके ऊपर एक फेज आया है, टेम्परेरली वो इस ट्रॉमा में है कि वो इतनी मेंटली अनहिंज्ड हो गई जैसे आप कहती हैं अक्सर, या ये उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो गया उसकी जिंदगी में। मुझे लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली ये कंफ्यूज्ड है कि डू दे वांट टू रैप इट अप लाइक अ ड्रामा सीरियल, या ये इसको सोप की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज वो स्टोरी से स्टोरी और ट्रैक से ट्रैक निकालते जा रहे हैं। अब नादरा खाला का भी ट्रैक निकाल दिया, वो नेल पॉलिश भी लगा रही हैं, वो सोच भी रही हैं कि मैं शादी कर लूँ। इट्स रियली वियर्ड। अच्छा हाँ, अब ये नादरा खाला का जो ट्रैक है, अगर तो इनकी फयाज चाचा के साथ एक्चुअली शादी हो जाती है, दैट वुड बी अ रियल शॉकर फॉर मी, कि ये कहाँ से नहीं होगी, हो भी सकती है। इन द वर्ल्ड ऑफ क़यामत एनीथिंग कैन हैपन, हो भी सकती है, बट ये तो अभी कंक्लूड होता नजर आ नहीं रहा। हमने रिक्वेस्ट, क्या मकसद था आने का अभी तक समझ नहीं आया। जवाद अभी तक जर्मनी में है, सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जवाद अपना गिटार लेके वापस आ जाए और इधर बजा ले, उधर जो बजा रहा है वो इफ्रा और जवाद की आपस में एंड जो है वो इकट्ठा हो जाए, लेकिन अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है? देखें ना, अभी तो बस छोड़ दें, फिर आगे चलें। पता नहीं, तो फिर ऑनेस्टली आप पता नहीं हम देख कितना पाएंगे। एक तो हम देखने पे वक्त ज़ाया करते हैं, फिर हम इतना लंबा रिव्यू करने पे वक्त ज़ाया करते हैं। मेरे ख्याल से बस हमने जो कहना था कह दिया। नेक्स्ट, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू देन रकीब से। रकीब से कि हम इसलिए बात करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले हफ्ते ऐसा नहीं था, लोगों ने कहा कि आपने जानबूझ के नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ जी, हम तो दुश्मनी थी। नहीं, वो एक्चुअली रिव्यू हमने आधा घंटा देर से शुरू किया बिकॉज आमना ने ख़त्म नहीं किया था, तो आमना ने वो देखा एपिसोड, और आमना ने पूरा एपिसोड देखा और हम बैठे और ऑब्वियसली हमने रकीब से डिस्कस करना था, और इंट्रो में हमने बात भी की कि आज हम रकीब से डिस्कस करेंगे, बट वो समहाउ बात करते करते, ड्रामों का ख्याल करते करते हमें ये ख्याल नहीं रहा कि हमसे मिस हो गया। हाँ, और शाहरुख ने भी हमें याद नहीं कराया, फिर बाद में उसने इंट्रो में से भी वो पार्ट निकाल दिया। सो अपॉलॉजीज जिन जिन के दिलों को हमने
हर्ट किया रकीब से ना रिव्यू करके। बट उस किस में ये हुआ था कि सकीना तलाक लेके मकसूद साहब और सकीना वापस आ गए थे लाहौर। और उस एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन वो वाला था जब मकसूद साहब और सकीना वापस आ रहे होते हैं लाहौर, और मकसूद साहब उस सीन में अपने छोटे भाई मंसूर के बारे में सकीना से पूछते हैं। तो वो एक बड़ा पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल सीन था। एंड ऑफ कोर्स नुमान एजाज साहब, हदीका कियानी जी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ उस सीन को निभाया था, और वो गूज बम्स आ जाते हैं आपको वो देखते हुए। वेरी पावरफुल सीन। और दूसरी तरफ साकिब शमीर की भी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। अब ये एक सवाल मेरे जहन में उठा था कि रफ़ीक अली प्रिटेंड कर रहा था सिर्फ सकीना को मेक श्योर करने के लिए कि वो चली जाए, जो उसने ये बात बोली कि मैं तुम्हें तलाक इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं ज़मीन चाहिए मुझे, मैं तलाक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो शख्स जो एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर ये सोच भी ले कि अपनी बीवी को तलाक दे, तो फिर वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा फनकार है और ऐसी बात नहीं है। बट उसके जाने के बाद भी हमने देखा कि रफ़ीक अली पे शॉट आया जिसमें वो रो रहा है और नहीं, तो उसको प्यार तो था सकीना से, प्यार उसको था, लेकिन लालच उसका उसको सुपरसीड करता था। और ये भी उसने कहा कि तुम कभी मेरी थी नहीं, तो ऐसा भी है ना कि उसकी रिलेशनशिप भी कभी सेटिस्फाइंग नहीं थी सकीना के साथ, तो उसने कहा चलो ज़मीन ही ले लो। तो प्रैक्टिकल था, और हमें रफ़ीक अली की झलकें जो हैं वो अमीरा में नजर आती हैं, तो ठीक है, दैट्स बिलीवेबल। ठीक है। हाँ। अब क्योंकि जो इस हफ्ते एपिसोड आई है उसमें बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं, तो इसलिए अब हम फोकस शिफ्ट कर रहे हैं इस हफ्ते की एपिसोड पे। मुझे बड़ी खुशी है ये जान के कि हाजरा जो है फाइनली शी लूजेस हर कूल, और वो अपना जो है ना टेम्पर और गुस्सा और वो उसका इजहार करती हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा शौक सकीना के आने का अमीरा को होता है, क्योंकि वो यही सोचती है कि मेरा तो अच्छा भला सेटिंग मेरी सीन चल रहा था मकसूद साहब के साथ, इसने आके मेरा सारा चांस बर्बाद कर दिया है। और फिर जब वो कहती है कि मुझे मोहब्बत हो गई है, तो उसको पड़ता है मुंह पे थप्पड़ हाजरा से। जी, सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली यही है कि अमीरा का ये एडमिट करना कि उसे मकसूद साहब से मोहब्बत हो गई है। और ये बड़ा एक पावरफुल एक ट्विस्ट आया स्टोरी में। ट्विस्ट क्या, हमें तो पता था, बट मुझे ये नहीं लगा था कि अमीरा एक्चुअली ये एक्नॉलेज करेगी ये बात। बट उसने बड़े धड़ल्ले के साथ ये बात एक्नॉलेज की। एंड हाजरा राइटफुली पॉइंट्स आउट कि जो सकीना का रिएक्शन होता है वो बड़ा सबड्यूड सा होता है। वो कहती है मैंने मारा एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बेटी को मारा, लेकिन ये थप्पड़ तुम्हें मारना चाहिए था। तो मुझे सकीना का रिएक्शन नहीं समझ में आया। सकीना का रिएक्शन नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आप जिस तरह के आप बहुत हैवी किस्म की कोई नॉवल पढ़ रहे हो ना, जिसमें आप बहुत इंग्रॉस्ड हो, और फिर आपका थोड़ा सा वो खिंचना शुरू हो जाए, फिर ऐसे सफ़े आए या एक चैप्टर ऐसा आए जिसको आप पढ़ते हैं, फिर आप भूल जाते हैं क्या हुआ, देन यू गो बैक, आप दोबारा पढ़ते हैं एंड यू ट्राइंग टू ग्रास्प इट, लेकिन वो ग्रास्प नहीं हो पा रहा। उसी तरह रकीब से में आपकी जो शुरू में जो इंटरेस्ट लेवल था, या आपने इतने शौक से और इतने उसको प्रिसीजन के साथ देखा, वो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो है ना अब वो स्ट्रेच हो गया है। आई फील रकीब से शुड हैव बीन 16-17 एपिसोड्स। अच्छा, उसके अंदर जी थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। मुझे मकसूद साहब की भी नहीं समझ आ रही, मैं बार बार जाके देखती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज ही टेकिंग अमीरा सो कैजुअली। ऑब्वियसली वो सीरियसली ले ही नहीं रहा अमीरा की सारी बात को। यार वो इतना मजे का सीन था व्हेन वी गोज टू चेक अप ऑन अमीरा, और वो हाथों पर खड़ा करती है। नो इसमें तो नहीं, इसमें तो वो कहती है कि इस एपिसोड में कि वो कहते हैं मसला क्या है, तो वो कहती है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो कहती पहले हाजरा ने थप्पड़ मारा, वो कहती मोहब्बत हो गई है। एंड जितने कूल तरीके के साथ मकसूद साहब रिएक्ट करके कमरे से बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल एज इफ ही इज लाइक ही नोस कि यार मैं इतना कूल हूं, मैं इतना चार्मिंग हूं, एनीबॉडी कैन फॉल इन लव विद मी। पता नहीं क्या, आई डोंट नो वेदर इट्स दैट, या ऐसी बात है कि मकसूद साहब कह रहे हैं कि ये बच्ची है, पागल है, इसको क्या मतलब है। आई डोंट नो व्हाट, या यू आर राइट, डोंट टेक हर सीरियसली। बट मुझे मकसूद साहब की इस वक्त समझ नहीं आ रही। फिर ये भी वो बार बार एक जिक्र हो रहा है कि वक्त गुजर गया है तो रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। क्या बदला है? सकीना से तो मोहब्बत नहीं बदली है, वरना वो अभी डायरी में ना लिख रहे होते। तो समझ नहीं आ अच्छा, एक हमारे व्यूवर ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि ज़ैनब को जब हम पहली सी मोहब्बत में बात करते हैं कि उसको अगर 10 साल भी हो गए फॉर एग्जांपल, या 12 साल भी हो गए, और उसका अभी भी वो ज़ॉम्बी बन के रहना और अपनी मोहब्बत को इतने स्ट्रांगली फील करना मेरी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मकसूद साहब और सकीना का भी तो सेम सिचुएशन है। यहाँ पे तो बल्कि 20 साल हो गए हैं। तो मकसूद साहब 20 साल से वो इमोशन लेके बैठे हुए हैं, और सकीना भी 20 साल से वो इमोशन लेके बैठी हुई है। आई थिंक एक तरह से ये बात सही भी है कि ऑब्वियसली 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बट दोनों मकसूद साहब और सकीना और एक तरफ और ज़ैनब एक तरफ, इनकी स्टोरी में फ़र्क ये है कि इनकी जिंदगियां उस एक लम्हे के बाद उस एक लम्हे की वजह से एक रट में फंसी रही हैं। मकसूद साहब का भाई मर गया उस एक
वजह से उनकी डॉक्टरी की डिग्री चली गई हमेशा हमेशा के लिए। हाजरा से उनकी शादी होगी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, जिसकी अभी फुल क्लैरिटी हमें नहीं मिली। एंड सकीना ऑन दी अदर हैंड की शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो 20 साल तक उसको मारता रहा सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। सो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ ये इतनी मोहब्बत समझ नहीं आती, बट इट इज नॉट जस्ट मोहब्बत पर से, इट इज मच मोर देन दैट। it is an emotion that has kind of like, you know, it's probably an emotion that only that person who's feeling can explain. क्योंकि 20 साल आप अगर सोचें कि किसी का भाई मर गया है अगर, और उसकी जो जिंदगी की ख्वाहिश थी, डॉक्टर बनने जा रहा था, फाइनल लेवल पे था, फाइनल एग्जाम था, वो नहीं कर पाया, तो उन सारी वजहों से उसकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट आया होगा, वो सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। और ये बात बार बार उठाई भी गई है। इवन जो आतिका भाभी हैं वो बार बार कहती हैं ये हंसता मुस्कुराता रहता था, ये तो खुश रहता था, इसको अब क्या हो गया। सो वो तो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी पर्सनैलिटी बदल गई। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड सेम विद सकीना, उसके साथ जो हुआ वो भी हमारे सामने है। तो एक तरह से समझ आता है, बट दूसरी तरह से आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक छोटा सा यूरिका मोमेंट हुआ है कि मुझे मकसूद साहब की इतनी क्लैरिटी मिली है उनकी पर्सनालिटी की कि वो मेरे पॉइंट की वजह से, हाँ, कि वो जज्बातियत में बहुत ज़्यादा फैसले नहीं करते। उनके फैसले जो होते हैं वो प्रैक्टिकल और अपनी जिम्मेदारी से पीछे कभी नहीं हटते, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने जहाँ शादी की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनली वो इन्वेस्ट नहीं हो सके, मगर उन्होंने अपने फ़राइज़ जो थे ना वो निभाए, खुश रखा, मारा नहीं, पैसे दिए, मतलब ऑल ऑफ दैट, इज़्ज़त वगैरह। बेटी के साथ भी उन्होंने कोई लगाव नहीं है उनको बेटी के साथ, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, और जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है मकसूद साहब और इंशा की, जब इंशा पूछती है उनसे जाके कि आप ये मतलब है कि क्या, बट ही कीप्स कॉलिंग हाजरा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। हाँ, तो मिलेगी आपको क्लैरिटी, वो 20 साल भी तो बार बार आ रहे हैं ना, तुम्हारी माँ, वो होगा, मगर उससे हमें पता चलता है। वो कहते हैं क्यों तुम जो इश्क करके बैठी हो, ये आई न्यू कि ये नहीं चलेगी शादी, और हमें नजर आ गया अगली। एंड वो कहती है आपने आपने अपनी तरफ से, हाँ। कहते मुझे अब्दुल फोन कर रहा है पिछले 3 दिन से फोन कर रहा है कि मैं मसूद भाई को बोलूं और मेरी सिफारिश करूं, उसको है। और हमने प्रोमो में देखा कि वो खुला के लिए गई है काशिफ के पास। हाँ। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, ये सीन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ऑफ कोर्स इंग्रॉसिंग है, डीपर है, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको अपील करता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहा है और थोड़ा सा रिपीटेटिव भी हो रहा है मेरे ख्याल में। अगर इन सारे ये जो पॉइंट्स हम रेज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंशा का क्या मकसूद साहब के साथ डायनामिक है जी, दूसरा मकसूद साहब अमीरा को इतना लाइटली क्यों लेते हैं जी, इस पे मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले क्या है। मेरे ख्याल है जो मैंने पॉइंट दिया है इसीलिए लेते हैं कि उनकी जज्बातियत कोई नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी, सकीना की बेटी है, उसको पढ़ाना है, सेफ रखो। बट लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस करके ये कहती है मकसूद साहब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मुझे लगता है उनके इमोशंस मर चुके हैं बिल्कुल मकसूद साहब के, वो इजहार भी नहीं करते और सीरियसली भी नहीं लेते, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। अगर वो मरे हुए हैं तो फिर इंशा कौन है? ठीक है, आई होप कि ये सब मैं इस पे मैं चाहूंगा कि इस पे क्लैरिटी मिले। एक बड़ा जबरदस्त सीन था मसूद भाई का और मकसूद भाई का, जिसमें मसूद भाई बड़े क्लियरली ये बात कहते हैं कि तू मेरा छोटा है और मेरा लाडला है और तू मेरे नजरों में 2 भाइयों के बराबर। जब वो बाकी खानी खा रहे होते हैं दूध में भी, नहीं वो बात की, वो तो आतिका भाभी के साथ उनका सीन है, बट पहला सीन है। तो वो एक अच्छा एक बॉन्डिंग 2 भाइयों की उन्होंने दिखाई कि जो भाई हैं उनके, वो ऑफ कोर्स उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आतिका भाभी भी बहुत प्यार करती हैं, बट उनको ऑब्वियसली एक तरह से थोड़ा सा वो उसकी वजह से, सकीना की वजह से उनको डाउट्स आते रहते हैं। उनके जो रिलेशनशिप है वो उतना शफाफ और उतना मतलब लव फिल्ड नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये मजे का तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको देखना पड़ता है, आपको ऐसे है कि आप खिंच जाते हैं उसके अंदर, मगर अब मुझे थोड़ी सी आंसर्स चाहिए। मुझे जवाब चाहिए। फेयर इनफ, बिकॉज़ हमने कभी इसको एज अ मिस्ट्री प्ले तो देखना नहीं शुरू किया था, लेकिन मुझे क्लैरिटी अब चाहिए लोगों को। ठीक है, मैं सानिया सईद साहिबा की एक्टिंग अगेन, जब वो जो सीन था उसके बाद वो आतिका भाभी के पास गई हैं, सच अ नेचुरल फिनोमिनल एक्टर, जबरदस्त। नुमान इजाज साहब अगेन, हदीका ज्ञानी साहिबा, फरियाल महमूद, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन। सबा फैसल साहिबा ने मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम किया। एंड अगेन हमजा सुहेल जो पर बदल गए, क्या कहते हैं वो, परपुर्जे ही बदल गए हैं बिल्कुल उसके, बिल्कुल गिरगिट की तरह जो रंग बदला है, और हमजा ने बदल गया उसका, बहुत खूबसूरती से हमजा ने ये कैरेक्टर निभाया। सो कुडोस, एवरीबडी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत जबरदस्त। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा जी।
तो पहले हम ये खुदा और मोहब्बत की भी बात कर लें, फिर हम फाइनली रमजान ड्रामों पे एक बार फितूर भी है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ फितूर की बात करते हैं। हाँ जी, फितूर जी। तो फितूर में जो हमारी बहन मेमल होती है, वो घर में आके जाहिर बात है दिलनशीन जो है वो परेशान है, वो खुला के लिए उसको ले जाती है, जो हमारी एपिसोड एंड हुई थी। हाँ पहले तो मैं कंटिन्यूटी के इश्यूज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा ना, मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा। वो आते हैं वापस दोनों, मेमल और हैदर, और हैदर मुलाजमा को कहता है मेरा लैपटॉप बैग ऊपर पड़ा होगा, ले आओ जी। तो इसी बीच में उनकी माँ आती है और वह कहती है कि तुम जाओ अपनी बेगम को, अब तो ऑफिस जाने का टाइम नहीं रहा, तो तुम जाओ और अपनी बेगम को लेके जाओ जी। इससे पिछले सीन में हमने देखा था जब वो जा रहे होते हैं, हैदर अपना लैपटॉप बैग लेके कमरे से निकलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जब वो वापस अब कमरे में जाता है दिलनशीन से मिलने, तो हैदर के हाथ में क्या होता है, उसका लैपटॉप बैग जी। तो ये बात मुझे जो है पसंद नहीं आई कि लैपटॉप बैग उन्होंने मंगवाने के लिए भेजा, और वो ऊपर गए, दिलनशीन तैयार हो रही होती है ऑब्वियसली, और उसमें बीच में एक जगह पे उन्होंने म्यूट कर दिया 2 पोर्शंस को, जो मुझे समझ नहीं आई कि उनकी क्या बात हुई है आपस में। बट यही हुआ कि वो वहाँ पे वो ड्रेडेड सीन आया जो हम काफी अरसे से प्रोमोज में देख रहे थे, क्योंकि शहर में एक ही बुटीक है जहाँ हर बंदा जाता है। नहीं वो जो हैदर की कॉन्वर्सेशन थी कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे पास्ट हो या तुम्हारा कोई वो तो खैर हम कितना उसको पहले हैं उस सीन को, तो ये हमें पता चल गया हैदर की, वो 3-4 एपिसोड से मेरे ख्याल में चल रहा था, बात चल रही है, हैदर की दोगलेपन से हम वाकिफ हो गए अब, और वो बार बार रीइंफोर्स भी कर दिया, हमें समझ आ गई कि हैदर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर जनाब ये उस बुटीक जाती हैं अपनी ऑल्टर्ड आउटफिट लेने, नहीं उससे पहले डिनर सीन होता है, जब ये शॉपिंग करके वापस आते हैं हैदर और दिलनशीन, तो मेमल जो है वो एक बहुत ही हॉट किस्म की रेड पैंट्स और ब्लैक शर्ट अनटक्ड, और एक चेन उन्होंने गले में पहनी होती है, उससे वो खाना लगवा रही होती हैं। बाद में वो चेनें बढ़ नहीं गई थी, वो कमरे जाते जाते उनकी जो शर्ट है वो टक इन हो जाती है और उनकी चेनें बढ़ जाती हैं। बात अच्छी लगी मुझे मेमल की, वैसे वो कि वो कमरे में जाके भी अपना गार्ड नहीं, शी डजंट लेट डाउन। आपकी क्या असेसमेंट है कि ये सीढ़ियों पे अक्सर ऐसा क्या होता है कि जब पिछली बार आप इफ्रा की बात कर रही थी क़यामत में, जादू की सीढ़ियां ये हर ड्रामे की सीढ़ियों पे कोई होता, पार्लर खुला हुआ होता है कि कुछ है सीढ़ियों, वॉक इन पार्लर होता है, सीढ़ियों पे ऐसा जादू है कि चढ़ते चढ़ते या उतरते उतरते चीजें बदल जाती हैं, चीजें उतर जाती हैं या चढ़ जाती हैं जी। और इससे पहले कि लोग मुझे कहें कंटिन्यूटी के इश्यूज, मैंने ये पहना हुआ था और मैंने उतार दिया है इसलिए कि ये मेरे गले को लग रहा था, तो ये ना कह के आमना की कंटिन्यूटी इश्यूज। तो एनीवे मेमल की जिन्हें अब पैंट टक इन हो जाती हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं, हसीन तरीन, और फिर हमें दिखाते हैं कि जी वो एक बुटीक जो कि शहर में जहाँ सब खवातीन जाती हैं, वहाँ दिलनशीन को मिल जाती है उनकी एक्स दोस्त रिदा, जो कि बहुत ही नामुनासिब बातें करती है, ऐसी वो चवल बातें करती हैं, और दिलनशीन को उनको कहती है कि तुम अपनी सी मुंह लेके ना गेट आउट हो जाओ यहाँ से। अच्छा मुझे बात बताएं, दिलनशीन बोली क्यों नहीं वहाँ पे? दिलनशीन को बोलना ही नहीं आता। नहीं वो बोलती है, वो हैदर के सामने भी बोलती है, सिलेक्टिव बोलना है ना, उसका मैड काउ टाइप डिजीज है उसको, वो जो पॉकेट्स में उसको। भाई दिलनशीन का तो कसूर ही नहीं है कोई, तो वो उसकी बहन क्या उसको सुना के चली गई है यार। एग्जैक्टली तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ आके दिलनशीन के घर में आके इतना वावेला किया, बेइज्जती की, बदतमीजी की, तुम किस मुंह से मुझे तो ये कैरेक्टर यार, मेरा दिल चाहता कि मैं इस कैरेक्टर को ना हाँ जी कुछ कर दूं, कुछ कर दें जी, राइट ऑफ कर दें। एनीवे तो यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दैट वुमन यार, बट वी नो आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आई नो वी नो शी इज लाइक दैट, बट मेमल जो है वो इन द शैडोज शी इज लर्किंग एंड शी इज लिस्टिंग, वेयरिंग हर स्नेक स्किन प्रिंट ड्रेस एंड आई शैडो रेड, तो वो बड़े को विक्सन डेंजरस मोड में होती हैं, और वो रिदा को कहती हैं कि मैंने आपसे मिलना है। कुडोस टू किरण हक यार, ओह ऐसा वैसा, एब्सोल्युटली ऐसा वैसा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जी उनको सारी दास्तान पता चल जाती है, and she knows everything and she is now armed to kill। अगर वो पहले नहीं थी तो अब वो मजीद आर्म। तो वो पहली खवासत क्या करती हैं कि वो वही जोड़ा खरीद लेती हैं जो दिलनशीन ऑल्ट्रेशन के लिए दिया होता है। उसके बाद वो जब खाने पे बैठते हैं बहन के घर, तो वो कहती हैं कबाब लोगी, कि हमजा को भी तो ये बहुत पसंद है, तो दिलनशीन की तो अथरू आ जाता है, दुनिया जो है वो उलट जाती है उस वक्त जी। अच्छा, और फिर उसके बाद वो जब दिलनशीन रात को आती है कमरे में, तो उसको बताती है कि वो चाहती क्या, वो चाहती है कि वो बैक ऑफ कर जाए और उसकी शादी हो जाए। हाँ, अब मेरी एक बड़ी इधर ना एक बड़ा, मैं कल जब देख रहा था तो जो आप सवाल पूछने वाले ना एग्जैक्टली मैं भी पूछने शुरू हो जाए, मैं बड़ा सुरदा हुआ हाँ जी, और मैं बड़ा परेशान हुआ, और मैंने कहा कि अगर तो ये ड्रामा अब दिल के लिए, हाँ क्योंकि अब ड्रामे का नाम हमें पता है, पहले था अफेयर जी, तो अब ये अगर ड्रामा इस
चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा कि इस लड़की का पहले कोई अफेयर था जी, और उस अफेयर की वजह से अब इसकी जिंदगी में क्या और मजीद चेंजेस आएंगे, तो फिर तो बड़ी ज्यादती की बात। या ये हो सकता है कि वो लड़की कहे अगर आप अफेयर कर रहे हैं तो मैं भी अफेयर करूंगी और अब हमजा की हो वापसी। आप देखते जाएं, मेरे ख्याल है इतना सिंपल नहीं होगा, इट वोंट बी लाइक दिस। लेकिन जो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, मेरा सवाल ये है कि मेमल ने बड़ा क्लियरली उसको कहा है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही हैदर की ज़िंदगी से निकल जाओ और मेरे लिए रास्ता खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारी बेइज्जती कराऊंगी, निकलना तो तुम्हें वैसे भी है। अब वो नाक यूं पकड़े या यूं पकड़े, शी इज़ आउट ऑफ द गेम, जहाँ तक उसका ख्याल है, जहाँ तक उसकी इमेजिनेशन जाती है। वाई नॉट जस्ट टेल हैदर एंड टेक दैट पावर अवे फ्रॉम मेमल, बिकॉज अल्टीमेटली तो उसको उसने शर्त यही है ना कि छोड़ दो, अगर उसने छोड़ना ही है तो बता दे उसको। ग्राउंड वर्क जो ले किया हुआ है कि बिल्डिंगें उसको पुरानी नहीं पसंद आती और एक डिज़ाइन कॉपी हो जाए तो वो दूसरा कॉपी नहीं करता, और फिर आगे को ख्वाब में भी सोच नहीं सकता, सोचों पर भी पाबंदी है कि अगर तुम्हारा किसी और के साथ कुछ होता, पास्ट होता तुम्हारा, तुम तो इतनी प्योर हो इसलिए तुमसे शादी की है। इतना जब हैवी डोज दे के आपने एक औरत का दिमाग की जगह होती तो मैं कहती कि भाई मुझे ये लड़का पसंद था, आपने इतना किया कि मैं डर गई आपको बताने से, बट हमारी रिलेशनशिप इतनी थी कि मुझे पसंद था। आप नहीं है ना, उसके माँ बाप ने आके बहुत बेइज्जती की, वो रिश्ता नहीं हुआ, इतनी सी बात थी, और मेमल मुझे कर रही है ब्लैकमेल। मैं और आप जी, और कोई भी अगर और इंसान दिलनशीं की जगह होता तो यूं ही करता शायद, बट क्योंकि हम नहीं है दिलनशीं की जगह तो हम नहीं कर रहे ऐसा। और दिलनशीं यही कर रही है कि वो चुप हो गई है, खामोश हो गई है। लेट्स सी आगे होगा क्या अब, क्योंकि ये वाकई में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि अगर ये इस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी चीज। यार हम शुरू पहले दिन से कहते आ रहे हैं दिलनशीं का कोई कसूर नहीं है, एंड मुझे दोबारा जो उसकी दोस्त की कॉन्वर्सेशन थी, इट रियली पिस्ड मी ऑफ। जी बिल्कुल। एंड नाउ अब उस कॉन्वर्सेशन के बाद मजीद अब वो कह रही है कि उसकी दोस्त रिदा आएगी भी घर, मेमल की दोस्त बनके कि लंदन से आई है। हाँ। यार आप कितना बेचारी दिलनशीं को जलील करेंगे यार, मतलब उस बेचारी ने किया घर से भी वो जलील होती भी निकली है, माँ भी जलील कर रही है, भाई भी जलील कर रहा है, अब मियाँ भी करेगा, अब मेमल पहले मेमल करी थी, फिर मियाँ की माँ भी करेगी। यार इस बेचारी को आपने क्या कर दिया यार। वैसे इस कैरेक्टर के साथ जनरली भी बहुत ज्यादा है हसन, जब मैं देखती हूँ ना, एंड आई डोंट नो एंड वी बोथ नो, नहीं वी डू नो कि जो वार्डरोब डिज़ाइन या एक कैरेक्टर का जो एक पर्सोना होता है, वो एक्टर का भी इनपुट उसमें होता है, या वार्डरोब डिपार्टमेंट होता है, या दिलनशीं को उन्होंने इतना पुअरली क्रिएट किया है कि मुझे उस कैरेक्टर पे तरस आता है। आप देखें यार आगे कौन है, मेमल, उसकी वार्डरोब देखें, दिलनशीं की वार्डरोब देखें, उसका कैरेक्टर आर्च देखें, उसका पर्सोना वार्डरोब नहीं है वो तो बेसिकली पर्सोना है ना कैरेक्टर का, उसका देखें। दिलनशीं का देखें, शी डजंट स्टैंड अ चांस, ना वो अपने लिए बोल सकती है बेचारी। एंड हिबा इज सच अ प्रिटी गर्ल, मतलब आपने अगर हिबा को लिया है उस रोल में तो, और अगर आप थोड़ा सा अब हैदर की जिंदगी में आने के बाद कुछ चेंज आना चाहिए ना, वार्डरोब में, स्टाइलिंग में फर्क आ जाना चाहिए। मतलब शॉपिंग वो जा रही होती है, किसने बड़े अच्छा कमेंट दिया कि इतनी शॉपिंग करती है लेकिन कपड़े कहाँ हैं जो खरीदती है, आज आके वही 4 जोड़े वो पहन के फ्रॉकों वाले फिर रही होती है। इट्स नॉट नाइस एंड आई जस्ट फील बैड फॉर द कैरेक्टर, बिकॉज अब वही बात है, अब वो अब मतलब बहुत जाती हो रही है यार, बहुत जाती हो रही है। मुझे ये बात बहुत नामुनासिब लगती है कि इस लड़की को बेचारी को आपने शुरू दिन से, पहले वो हमजा था, आप वो पुलिस स्टेशन वाला सीन याद करें, पुलिस स्टेशन वाला सीन, भाई इसकी माँ, इवन इसकी भाभी भी कभी कभी स्नैप कर जाती है इसके ऊपर, हाँ जी, जैसे फोन पे भी उसने उसको नहीं तसल्ली दी यार। मतलब उसके साथ ऐसा लगता है किसी मैन हेटर ने दिलनशीं का कैरेक्टर लिखा है कि ये ऐसी औरत है जिसको बस, हालांकि लिखा ज़ांजिबील ने है जो कि बड़ी जबरदस्त राइटर है। तो फिर आप बता दें मुझे कैसा लिखा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अगर आखिरी के 2 किस्तों में आप दिलनशीं को, और दिलनशीं आवाज उठा सकती है, हमने देखा है, उठाती है, मर्द जो कुछ भी करे और औरत घर समेटे और बनाए, ये क्या, ये कहाँ का जायज बात है। ऐसी बात नहीं कि उसके ख्यालात नहीं है उसके पास, शी हैज अ माइंड, बट अभी तो बिल्कुल। और जब भी वो आवाज उठाती है उसकी आवाज को एक तरह से दबा दिया जाता है। जब वो अपनी सास को ये कहती है यार कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है मेरे साथ, मैंने नहीं रहना इसके साथ, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। सास उसको कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम जीत जाओ, तुम उसका दिल जीत लो, तुम बेचारी और क्या करे यार। हर बात पे तो हैदर उसका हाथ भी पकड़ लेता, सब कुछ। अब तो ठीक है उनकी इंटीमेसी भी है, सारा कुछ है। पहले एक ये था कि यार कि शायद वो इंटीमेट नहीं हो रही अपने मियाँ के साथ। वो तो पूरी कोशिश कर रही है, उसका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है दिलनशीं का, और उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है जी। एनीवे मूविंग ऑन टू, मेरे ख्याल में खुदा और मोहब्बत की बात कर लें। जरूर
जी हसन, पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी कॉन्क्रीट किस्म की एक रिजेक्शन दी थी कि जी इतना रोना धोना अगर चलना है तो मैं तो इंटरेस्ट लूज़ कर दूंगी। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस किस को देखने के बाद गो के रोना धोना कंटिन्यूड रहा, इसमें भी काफ़ी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं आई विल नॉट लूज़ इंटरेस्ट इन खुदा और मोहब्बत फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। पहली चीज़ तो ये कि मैं आइडेंटिफाई कर सकी हूँ अब कि दिस इज़ नॉट जस्ट फिक्शन, इट्स फिक्शन फैंटेसी। पूरी जो इन्होंने दुनिया क्रिएट की है ना, पुराना शहर लाहौर का, उसमें रहने वाला हीरो, बहावलपुर मुल्तान में हवेलियाँ, कोठा जिस पे एक बहुत ही हसीन रोमाना होती हैं, ये सारी अब फैंटेसी है। तो इसमें ये गुंजाइश नहीं रहती कि आप ये पूछें कि जी ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। यू गो विद द फैंटेसी एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज आपके ख्यालात या आपकी इमेजिनेशन खुल जाती है। इट्स फैंटेसी, एनीथिंग कैन हैपन। रियलिटी कभी कभी फैंटेसी से ज़्यादा स्ट्रेंज होती है, तो ये सही है। मुझे लगा कि जैसे कि जो पूरा फरहाद का ट्रैक था कि जी वो मरा है कि नहीं मरा, उसमें काफ़ी क्लैरिटी हमें मिली है कि एक एरर का विंडो खुल गया है कि वो नहीं मरा, बिकॉज किसी ने वो लाश को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके अब भाई के आने से पहले वो दफना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो बहुत खींचा है इस चीज़ को, लेकिन मुझे अगले प्रोमो से नज़र आ रहा है कि एक्साइटमेंट भी है, एक्साइटमेंट भी है कि अब बदवा लगी है तो वो मर जाएगा, तैमूर नहीं मरेगा, व्हाटएवर, देयर इज अ लॉट इज हैपनिंग। The canvas is so vast, the direction is so grand, it keeps you hooked into the drama, but of course जो issues हैं वो issues हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल ज़ाती ओपिनियन है, ये नाराज़ मत होइएगा सारे आप लोग, एक तो डिस्क्लेमर बड़े देने पड़ते हैं वो कल्चर में कि ये ना एक एपिसोड ज़्यादा खिंचा है पूरा फादी का ना। हाँ, जिस हम डायनामिक में थे ना, एक एपिसोड काफी था कि आपको ना पता चले कि फादी के साथ क्या हुआ है। आई थिंक अब जो आपने दूसरे एपिसोड में भी फादी का नहीं दिखाया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, और अब तीसरे एपिसोड में तो डेवलपमेंट ही मेजर होने लगी है कि तैमूर मर जाएगा, तैमूर मर जाएगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये देखें डेवलपमेंट्स ये मेजर हैं। जो चीज़ मुझे हुक कर रही है ना खुदा और मोहब्बत से, एक तो परफॉर्मेंसेज हैं कि सबकी परफॉर्मेंसेज, अगर आप वसीम अब्बास, अस्मा अब्बास की देखें, इवन फादीज ब्रदर, सच ए गुड परफॉर्मेंस, कब्रिस्तान में, ऑल ऑफ दैट, यू नो, बड़ी रियल ये परफॉर्मेंसेस थी। ये आपको हुक करती है। घर में भी बड़ी पावरफुल थी, मोमिना की परफॉर्मेंस, सिस्टर, एवरीबॉडी, सबने बड़ा अच्छा काम है, मेहरबानों ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की कंटेंट है ना, उस पे आप जगह जगह पे एतराज उठा सकते हैं। मसलन ये कि अब जब वो मेहरबानों, रिदा नाम है क्या उसका दोस्त का, रिजा या रिदा? नहीं रिजा तो नहीं, रिजा तो मर गई थी उसमें, सफर तमाम हुआ, रिदा होगा फिर, निदा या रिदा, जो उसकी दोस्त है, वो आप मतलब वो भी अब रीइंफोर्स कर रही है कि तुम्हें, मुझे रोकना चाहिए था उससे, मैंने नहीं रोका, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला। नहीं यार, आप, उसने नहीं, इतना कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई लीड ऑन नहीं किया, उसने दोस्ती ज़रूर की थी, मगर उसने उसको बिल्कुल शेयर नहीं दी थी मोहब्बत की। मोहब्बत का कोई उसने कसम वादा नहीं खाया था। और वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोलती है माही, जो कहती है ना कि मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है और अब पूरी ज़िंदगी मैं भुगतूंगी। शी इज़ राइट, ऐसा कोई उसने गुनाह नहीं किया। अच्छा, थैंक यू, आपने ये पॉइंट ब्रिंग ऑन किया जी। ये जो फरहाद शेम किया जा रहा है ना माही को जी, ये बड़ी ज्यादती की बात है, बहुत ज्यादती और आपने बिल्कुल ये राइटली पॉइंट आउट किया कि जैसे ही वो दोस्त उसकी आई, हाँ उसने ये करना शुरू कर दिया। और ये मतलब एक तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे एक बंदा इतना गिल्ट में डाल के एक औरत को मर जाता है, या जो भी उसके साथ हादसा हो जाता है, यार आप उस वक्त उस बंदे को हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन इज गेटिंग मैरिड जी। आप बजाय उसको तसल्ली देने की, आप किस तरह की बेस्ट फ्रेंड है, आप ने उसको कहा ना कि उसकी किस्मत में था, वो चला गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तुम्हारा, हाँ उसने सही किया। और उस बेचारी का क्या कसूर है यार, उसका कोई कसूर नहीं है। इवन विदाउट कसूर आई कैन सी कि वो गिल्टी होती, या उसको अफसोस होता कि यार एक लड़का था, उसके साथ आपकी दोस्ती हुई शादी पे, वो आपके पीछे आया, वो आपसे इश्क करता था और वो मर गया, उसका दुख आपको ज़रूर होगा, शायद थोड़ा बहुत गिल्ट भी हो। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द के लोग उसको रीइंफोर्स ना करें तो यू कैन ऑल्सो गेट ओवर इट। मगर यहाँ तो हर बंदा उसको रीइंफोर्स कर रहा है कि हाँ तुम्हारा कसूर है, तुमने किया है, तुमने उसको दिखाया, मुझे रोकना चाहिए था, मेरा तो वो भाई था, मुंह बोला, और तुमने कर दिया, अब तुम कैसे उसके आगे निकलोगी, पूरी जिंदगी तुम्हें ये चीज हॉन्ट करेगी। और स्पेशली व्हेन वी नो फरहाद हैज हैड अ कन्वर्सेशन विद माही, जिसमें उसने एक्नॉलेज किया कि माना कभी तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया, बिल्कुल माना कभी तुमने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे पीछे भावलपुर आ जाओ, लेकिन मेरा दिल क्यों धड़कता है, ये क्लैरिटी हमें मिल चुकी है। तो ऐसा तड़प सकता है,
और तड़प सकता है। मैं इसको रीइटरेट करूंगी इस बात को कि ऐसा इश्क हो सकता है और तड़प सकता है। अब जो दुनिया खींची है हाशिम नदीम साहब, मैंने बड़ा सोचा अपने पिछले रिव्यू पे कि जो मैंने कहा ना कि जी ऑब्सोलीट है, आर्केक है, वो है सारा कुछ। मेरे ख्याल है ये फैंटेसी फिक्शन है, बिकॉज उन्होंने ये सारा फैंटेसी में बना दिया है। अब ऐसा इश्क भी फैंटेसी है, ऐसी मौत भी फैंटेसी है, वो जो कोठे पे जा रहे हैं सिकंदर महाराजा वो भी फैंटेसी है। सो इट्स फिक्शन तो है ही, लेकिन फिक्शन फैंटेसी है, फिक्शन रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि एक होता है कि जो ये एक फिक्शन है, बट ऐसा हो सकता है कि आम जिंदगी में होता हो exactly. लेकिन ये आप कह रही हैं कि ये ऐसा है कि आम जिंदगी में नॉर्मल यूजुअली नहीं होता। pushes you to stretch your imagination, and that's a good thing. That's a good thing कि आप अपनी imagination की जो लॉजिक की realms हैं उनको थोड़ी देर खोल दें कि ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, just go with the flow. The flow it hooks you, it does. तो ये मुझे अच्छी बात लग रही है। और अगले एपिसोड में ऑफ कोर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लेकिन फिर बददुआ तो लग गई ना, फिर अब बददुआ लग गई, बिल्कुल वही बात है, इट्स फैंटेसी। तो जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो बददुआ क्यों लगी फिर? नहीं, अब आप क्या हर चीज का वो आपने पिछली बार कहा था कि बददुआ ऐसे थोड़ी लगती है, नहीं लगती, नहीं तो शायद बददुआ ना उसकी किस्मत में हो ऐसा लिखना। आप किस्मत को तो नहीं ठुकरा सकते, यू गॉट टू गो विद द फ्लो, राइट? गलत हुआ है उसके साथ, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जी अच्छा हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ, मगर उसकी किस्मत में लिखी हुई थी चीज। अच्छा, जो अब थ्योरी थी वो यही थी कि तैमूर मर जाएगा और सिकंदर के साथ शादी हो जाएगी, तो मुझे सिकंदर के साथ शादी कराने का कुछ तो बनता नजर आ नहीं रहा, लेकिन हो भी सकता है। बाय द वे कुडोज, 25 करोड़ हक महर लिखवाया जी, 25 करोड़ गल हुई फिर 25। मैं तो 4 बार सुना वापस के, मैं 2 करोड़ होता तब भी मैं कहता बहुत है, 2.5 करोड़ होता फिर भी मैंने कहना था कि बहुत है, 25 लाख होता फिर भी मैंने कहना था बहुत है। 25 करोड़ हक में, 25 करोड़, अच्छा ठीक है, मोजल 25, वो तेरी खैर माही रानी है ना फिर। माही रानी है तो शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर वो ये अब बोलेंगे यार कि इसकी बहुत ज्यादती हो गई तो इसकी शादी अब सिकंदर। हाँ, अब आप ये देखें ना कि जो आपको दरवेश दिखा रहे हैं मज़ार पे, वो उसने कहा ना, फिर दोबारा उसने कहा कि डोली उठेगी मगर कंधों पे, तो उसने इंडिकेशन दी कि डोली भी है और जनाजा भी है। तो ये बद्दुआ है या ये उसकी किस्मत है या कारमा है या दैट्स हर फेट, व्हाटएवर इट इज, इट्स अ स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। एंड आई थिंक आपको स्टोरी कंपेल करती है कि गो विद इट, इट्स अनबिलीवेबल, बट ये हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें फर्दर अभी डिस्कशन मेरिट इसलिए नहीं करती क्योंकि हमें अब हमें नहीं पता शायद तैमूर ना मरे, शायद गोली लगी है उसको सिर्फ। नहीं तैमूर ने मतलब एडा भी नहीं है, मारता है नहीं, वो तो देखा ऐसी सुल्तान सिकंदर भाईजान जी में झंझोड़े ने उन्हें किधर बचना हो, नहीं वो तो नहीं है। लेकिन है कि बात ये कि फादी के साथ फीदी के साथ क्या हुआ, हाँ जी, किधर गया, क्या हुआ। अब ये जब हो जाएगा माही के साथ तो माही उसको कैसे देखेगी? आया वो इसको ऐसे ही देखेगी जी हाँ ये मुझे फरहाद की बदुआ लगी है, क्योंकि हमने फ्लैशबैक तो देख लिया उसको आते हुए। तो ये देखना पड़ेगा कि अब आगे कहानी जाती कहाँ है। आई थिंक प्रीमेच्योरली इस पे मैं कमेंट बर्बादी की तरफ रही है, बट अगेन इट्स फिक्शन फैंटेसी। तो अभी बहुत ज्यादा किस्तें हुई नहीं है। हाँ, और नोइंग जियो तो 35-36 किस्तें तो एम ही कर लेते हैं, और जो रेटिंग्स आ रही हैं तो ये तो खींचेंगे, इसको तो 40 पे मेरे ख्याल में लेके जाएंगे। ये खत्म होने वाला तो नहीं है, तो ये होगा क्या आगे, तो इट्स वर्थ सीइंग। क्योंकि अब ये अगर फर्ज ये करें एक सेकंड के लिए, आप अज्यूम करें कि अब ये आगे रोना धोना चलेगा माही रानी का और फरहाद मज़ार पे खाली बैठा रहेगा, फिर तो बात नहीं बनेगी। नहीं, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ तो होना ही है ना, कुछ होता रहेगा, वरना तो मतलब है कि ड्रामा खत्म हो गया। हाँ। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। फाइनली जी रमजान ड्रामे ताना बाना से शुरू करें। जी जरूर। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे, ताना बाना मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ताना बाना पूरे रमज़ान देखा जी, इसलिए कि मैं जब आता था मगरिब के बाद, आप जब मगरिब और इशा के बीच में जो गैप होता था जी, उसमें ताना बाना आ रहा होता था तो मैं टीवी पे देख लेता था आधा घंटा। जिस एतबार से ये ड्रामा शुरू हुआ था, जितने शौक से मैंने देखना शुरू किया था, मैं बार बार कह चुका हूँ, और जितना मुझे मज़ा आ रहा था उतना ही ये ड्रामा went all over the place, ऐसे गया है और फिर ऐसे जाके ये खत्म हो गया। हाँ जी। तो मेरी कंप्लेंट्स काफी हैं ताना बाना को लेके, लेकिन एक चीज अब खत्म हो गई तो उसके ऊपर क्या बंदा जी कंप्लेंट्स। मगर क्या आपको सबसे बुरा क्या लगा? देखिए बात ये कि स्टोरी नहीं मेरे हिसाब से थी नहीं इसमें। बिल्कुल। एक होता ना कि एक कहानी होती है वो कहीं जा रही है। अब वन वुड हैव अज्यूम्ड कि यार कि ये जब कहानी चली है ताना बाना,
उसमें जो लड़का है और जो लड़की है इनकी आपस का ये तो यही था रोमांस नहीं था ना, वो तो एंड में तो वो चला गया, घर से निकाल दिया गया। हाँ जी, उसको लड़के को घर से निकाल दिया, वो अपनी बीवी के घर जाके रहना शुरू कर दिया। इट वाज मोर अबाउट द डायनामिक फर्स्ट बिटवीन द वाइफ एंड द इन-लॉज, देन बिटवीन द सन एंड द फैमिली जी, एंड देन बिटवीन द कपल एंड द फैमिली जी। सो जो उनकी आपस की जो चीज थी दैट वाज शायद ताना बाना हो बिटवीन देम एंड द फैमिलीज। बट देन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हमसे प्रॉमिस ये किया था कि वो दोनों कपल का आपस में ताना बाना दिखाएंगे, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा जी। जिस तरह चुपके चुपके में जो मीनू और फादी की जो एक केमिस्ट्री बनती है फाजी की, वो हमें दिल था कि इनकी भी बने। देखें मैं एंड आई हैव टू से सबसे पहले तो जो अच्छी एक पॉजिटिव बात है वो ये दानियाल जफर जी। आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। उन्होंने बड़ी जबरदस्त खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया है। आई थिंक फैंटास्टिक इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, इट्स अ बिग वर्ड। आई थिंक ही हैज मेड अ गुड डेब्यू एंड ही इज गुड लुकिंग, द स्क्रीन रियली लाइक्स हिम। उनके अंदर एक क्यूट स्वीट स्मार्ट चॉकलेट बॉय हीरो टाइप एलिमेंट है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी ट्रेनिंग इन एक्टिंग उनको विल टेक हिम अ लॉन्ग वे। फैंटास्टिक इज अ बिट ऑफ, आप थोड़ी सख्त हैं। फैंटास्टिक मैंने इसलिए भी उनको कहा है कि एक तो उनका डेब्यू ये ड्रामा है, पहला ड्रामा है, पहली बार वो एक्टिंग कर रहे हैं। ये याद करें कि हदीका कयानी का भी डेब्यू है। तो क्या है हदीका, तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने क्योंकि हर किस देखी है तो थोड़ा लीनियर लगा, लैप्स नहीं मुझे नजर आया। मुझे लीनियर लगा, लीनियर नहीं, उन्होंने तो काफी दिखाया है जो उनका जो डायनामिक था। पहले अपनी बीवी की तरफ रोमांस भी उन्होंने दिखाया है, अपनी माँ का फरमानदार बच्चा होने के बावजूद फिर जो माँ के साथ फैमिली के साथ एक जो डिस्कनेक्ट आया वो भी खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे किया। I would say it was a good debut, it was a very good debut, but fantastic I would say। चलो ठीक है, मेरे साथ मुझे लगा कि इतना उनका जो कैरेक्टर था ना उसको इतना चैलेंजिंग था नहीं। ठीक है मेरे हिसाब से था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ही इज अ गुड एडिशन, एब्सोल्युटली ही इज अ वेरी गुड एडिशन टू द ड्रामा इंडस्ट्री, टू द पूल ऑफ एक्टर्स दैट वी ऑलरेडी हैव। नाउ आई वुड रियली वांट हिम, जो आप बात कह रही हैं, टू पुश हिमसेल्फ एंड एक्चुअली कम आउट विद अ रोल जिसमें आपको भी कन्विंस कर सके दैट ही इज अ फैंटास्टिक। देखिए ना हसन, अगर आप पहले ड्रामा में फैंटास्टिक कह देंगे तो फिर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत कम रहती है। ठीक है, फैंटास्टिक का है, कोई मैंने लेजेंड तो नहीं कह दिया, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा डेब्यू था, इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू द इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली, खैर बट थोड़ा सा हमें वी वुड लाइक टू सी मोर। वो बिल्कुल आपकी बात जायज है और ग्रांटेड है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई शक है। और वो आई एम श्योर दैट ही विल प्रूव यू जी, he will prove himself to you as well जी। दूसरी तरफ अलीज़े शाह को हमने देखा। अलीज़े इज अ गुड एक्टर, और अलीज़े की हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं पहले। ऐदे वफा में उनका काम हमें बड़ा पसंद आया था। मेरा दिल मेरा दुश्मन उनका बड़ा पॉपुलर अभी ड्रामा गया, लोगों ने उनकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ की थी। मुझे ताना बाना देखते हुए ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना एज एन एक्टर, मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मुझे लगा कि एज एन एक्टर शी इज बिकम too relaxed कि यार कि okay this is ये तो home territory। I think there was a streak of overconfidence actually। Maybe it's overconfidence or maybe it's that laid back attitude कि यार ये तो मेरे लिए। होता है जब डेब्यू पे आपको कोई फैंटास्टिक कह देना तो फिर आपको होता है कि मैंने अचीव कर लिया है सब कुछ, I don't need to push it now। मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा था कि I don't need to try। हाँ। There was that body language थी ना, वो ये थी कि I don't need to try anymore। I don't need to try कि मैं पहन क्या रही हूँ, मैं लग कैसी रही हूँ, मैं बोल कैसी रही हूँ, मेरी डायलॉग डिलीवरी कैसी है। आई डोंट नीड टू ट्राई एनीमोर। लैक ऑफ एफर्ट मुझे लग रहा है। जब हम कहते हैं ना कि किसी एक्टर ने यार लग रहा है कि बड़ी मेहनत डाली है, तो अलीज़े की तरफ से वो मेहनत नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है काफी फ्लैट उनके सीन से। छोटी सी एग्जांपल है, फाइनल एपिसोड में एक सीन है जिसमें वो दोनों सो रहे होते हैं और वो आके नॉक करके उठाता है। अब आप दानियाल को देखें, वो टी शर्ट में फुल लग रहा है कि यार नींद में से उठा है। अलीज़े को अब देखें, पूरा मेकअप हुआ हुआ है, बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर, बिल्कुल आई वो आंखों में भी कुछ लगा लग रही है, बिल्कुल हाँ गुड़िया लग रही हूँ। तो ऐसे तो नहीं होता, फिर आपको ये अपनी कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ता है कि ये छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं, असल में बड़ी बात होती है। इट शोज कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है अपने कैरेक्टर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका इंटरेस्ट शायद नहीं था, वो शायद शी वाज जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर। एफर्ट नहीं नजर आई। जैसे ऐदे वफा में लग रहा था कि यार कि एफर्ट डालिए, बिल्कुल। तो इसमें लग रहा था कि बस ठीक है, वो ड्रामा है तो बस कर रहे हैं, तो बस ठीक है, बड़ा बन जाएगा, अच्छा है, लोग तारीफ तो कर ही लेंगे, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। सुपरस्टार जब हमने देखी थी तब भी हमने बड़ा उनको तारीफ की थी और कहा था यार कि उनके अंदर टैलेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने टैलेंट को इजी लेना शुरू हो जाएं, काम को इजी लेना शुरू हो जाएं और उसमें एफर्ट ना डालें, तो फिर वो नजर आना शुरू हो जाता है। और वो मेरे ख्याल में फिर
सबके साथ ज्यादती है। जी बिल्कुल, सारी आपकी कास्ट के साथ ज्यादती है, टीम के साथ ज्यादती है। एनीवे तो ये था। और फिर जैसे हम एफर्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑफ कोर्स जवेरिया बासी थी, उनका नजर आ रहा था, उन्होंने एफर्ट डाली है। बिल्कुल, दानियाल ने बहुत एफर्ट डाली है। दानियाल ने तो ऑब्वियसली एफर्ट डाली है बहुत। तो ठीक है, मजे का एक ड्रामा था, कैरेक्टर्स मजे के थे, बट अगर आपने मोमेंट्स के लिए देखना तो ये ड्रामा तो हाँ 2 एपिसोड के बाद 3 एपिसोड के बाद एक मोमेंट ऐसा आ जाता था जो आपको लगता था यार हाँ अच्छा, हाँ क्यूट मोमेंट, अच्छा मोमेंट, फैमिली की कोई डायनामिक आ जाती थी, दादी का कोई सीन आ जाता था, फुफ्फा के साथ कोई सीन आ जाता था, ठीक है सेटिंग बना रहे हैं, बच्चे ने बड़ी अच्छी एक्टिंग किया, यश नाम है उनका, तो वो सब कुछ था। बट अगर आप स्टोरी की बात करें ना तो स्टोरी कोई नहीं थी बीच में, बिल्कुल घर से निकाल दिया, घर वापस आ गए, हुक, देयर वाज नो हुक। हुक होता है या तो मियां बीवी का रोमांस हुक था, या उनकी रिलेशनशिप हुक होता है, ये क्या हुक क्या था जी, ऑल ओवर द प्लेस था, ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, इस जलेबी अभी तक खत्म नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है कि इट इज आल्सो बिकम एक्सटेंडेड फॉर नो रीजन। एब्सोल्युटली भाई वो हुआ, बहुत टीडियस हो गया, बहुत टीडियस हो गया। मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि एक प्रोग्रेसिव घराना दिखाया है, इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ओप्रेस्ड है या जिस पे जुल्म हो रहा है या जो बोल नहीं सकता या जिस पे ज्यादती हो रही है। बेला जो है वो एक्सट्रीमली लव्ड है बाऊजी की, एक्सट्रीमली। वो क्यों नहीं बता पा रही कि मुझे बासिम पसंद है, आई डोंट नो। जो बासिम है वो इतना मुंह फट है, और वो क्यों नहीं बता पा रहा अपने माँ को, बाप को, कि मुझे बेला पसंद है, आई डोंट नो। मेरे ख्याल में उसकी माँ एक बार नहीं कई बार इंसिनुएट कर भी चुकी हैं, आशिक हुसैन को भी कर चुकी है कि मैंने बासिम के लिए पसंद की थी, हाँ कि मुझे पसंद थी बेला। तो उसकी माँ तो ऑलरेडी उसके साइड पे है, और बाप ने क्या ही कहना है, अगर बेला से उसकी शादी हो जाए तो बाप भी खुशी होगा। तो बाप अगर उसको खुदकुशी की धमकी दे रहा है तो उस पॉइंट पे वो, और बेला भी वहीं पे, तो बासिम ये क्यों नहीं कह देता कि मैंने तो बेला से शादी करनी। मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्यों इतना खींच रहे हैं इस चीज को, आई डोंट नो। बेला जो है वो माशाल्लाह से पहले एपिसोड से उसने रोना शुरू किया है, और आखिरी एपिसोड 31 एपिसोड में वो रो ही रही है। It's a bit stretching. It's stretching. Not a bit stretching. It's a lot. Quite stretching. Not to say that I'm very impressed by Wahaj's performance, क्योंकि वो जो एक है ना, एक ब्रैटी सा लड़का जो कि वैल्यूज भी हैं जिसमें, लेकिन जिसमें ईगो भी है, वो उसने बड़ा अच्छा। Wahaj is a fantastic actor. I think he has. He's proven himself to be a fantastic actor. He's done enough work now कि जो उसने एदे वफा में कैरेक्टर किया, या फिर उसने फितूर में कैरेक्टर किया, या इसमें किया, या यॉकर जो वेब सीरीज है, जहाँ जहाँ वहाज ने काम किया, इतनी डाइवर्सिटी है काम में, that we can say now he's a pretty good actor. वहाज की सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस की बात ये है, it is all very natural. Very natural. मैं जब वहाज के सीन्स देख रहा होता हूँ मदिया के साथ, बेला और बासिम के जो सीन्स होते हैं, उसमें जो जिस तरह से वो उसके एक्सप्रेशंस निकलते हैं, जो जिस तरह से बात करता है बासिम, वो बड़ा नेचुरल लगता है, और बड़ा एक्सप्रेसिव है, डेड पैन नहीं है। हाँ, उसकी अच्छी बात है कि डेड पैन नहीं है, मतलब उसकी आंखें और उसके एग्रेशन भी है, हाँ, गुस्सा भी है, इमोशन भी है, प्यार भी है, हाँ, तो हर तरह के जज्बात का इजहार करें, तो वेल डन वहाज। बट वही वाली बात है कि जब वो इतना एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है तो अपने प्यार के बारे में वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, ये बात समझ में नहीं आ रही। जो 2 बच्चे हैं वो लगता नहीं किसी तरह से, प्लेड बाय मरियम एंड उसामा, वो कहीं से नहीं लगता कि वो अमेरिका से आए हैं, बिकॉज उनके जो आर्टिकुलेशन है इंग्लिश वर्ड्स का, वो आप कह चुकी हैं, नहीं वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना, क्योंकि अभी वो इंग्लिश ज्यादा बोल रही हैं तो ज्यादा नजर आ रहा है। बट सिवाय इस बात के कि वो अमेरिकन इतने है नहीं, बट उनकी एक्टिंग अच्छी है। मरियम और उसामा ने भी अच्छी एक्टिंग की है, उनके जो रोल हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक छत के नीचे ये लोग रह रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा that these kids are not interested in you guys. हाँ, वो जो फुफी आई हैं, वो जो दूरबीनें लेके पीछे पड़ी हैं, I would like to think कि people are a little more astute than this, कि उनको नजर आ जाए कि किसी का एक्सप्रेशन कैसा है, वो सोच क्या रहा है। आप सोचें कि यार ये बंदा मेरे से शादी होने वाली है, लेकिन ये मुझ में इंटरेस्टेड लग नहीं रहा। बहुत डम डाउन किया हुआ कैरेक्टर्स को। मुझे नहीं बात जो पुप्पी जान है, बाज़गा, बख्तावर, चौधरी जो हैं, आई थॉट इट वाज अननेसेसरी एडिशन कंप्लीटली। ये ना भी होती तो कोई फर्क ना पड़ता। पिछले 3-4 किस्तों में तो बासिम और बेला आपस में छुपन छुपाई खेल रहे हैं बेसिकली। अब वो चूड़ियाँ गुमी, चूड़ियाँ उनके हाथ चढ़ गई, उन्होंने कहा कि जी इसके लिए लिए हैं, उन्होंने कहा नकली हैं। वो मतलब है कि नहीं, ज़रूरी नहीं था। जो एक प्रेमिस था ना, जो हुक था इस जलेबी का, वो ये था कि जो बच्चे बाहर चले जाते हैं वो वापस आते हैं, उनमें कितनी डिफरेंसेस आ जाते हैं माँ बाप के साथ, कितनी वो वैक्यूम आ जाता है
कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए औलाद का ख्याल रखना जब वो ज़ईफ़ हो रहे हों। ये असल हुक इसका ये था। अब जो है ये ऑल ओवर द प्लेस। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है ये इन ड्रामों से, एंड देन विल मूव ऑन टू चुपके चुपके एज वेल। व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल देम जी। पैरेलल ट्रैक्स जब निकलना शुरू हो जाते हैं एक ड्रामे के, तो फिर आप कैसे संभालें उसको। अब इश्क जलेबी शुरू आपने भी यही बोला कि यार ये तो बाबूजी की कहानी है, बाबूजी के 2 बेटे हैं। मैंने आप उस वक्त आपको कहा था कि ये तो मदिया और वहाज के रोमांस की कहानी होगी, आपने कहा नहीं वो तो नहीं है। अब इवेंचुअली वही हुआ क्योंकि वो ट्रैक एक था, वो चल रहा था, वो फोकस में था, वो फोकस से आपने उठा के अब बैकग्राउंड पे डाल दिया। अब आप फोकस में लेके आगे बेला और बासिम को, जो कि पहले साइड ट्रैक चल रहा था आपका। तो वो जो शिफ्टिंग होती है ना गेयर्स की, ऑडियंस इतनी जल्दी नहीं अपना हेड रैप अराउंड कर सकती, बिकॉज उसका एक इंटरेस्ट लेवल अगर डेवलप हो जाता है एक तरफ, फिर आप उसको बिरयानी खिलाते खिलाते बिरयानी छीन के उसको टिक्का पकड़ा दें कि अब टिक्का खा, तो वो एकदम तो नहीं कहता मैं बिरयानी खा लूं, मुझे बिरयानी खाने दो। टेस्ट बड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है, हम भी हो जाते हैं कि एक तरफ आप उधर हमें लेके जा रहे थे पटरी के पीछे, ट्रेन के पीछे लगा था, अब आपने ट्रेन का ट्रैक जलेबी खिलाते खिलाते आप कहें कि आप चलो चॉकलेट मूस खाओ। इस वजह से एंड नाउ विल कम टू चुपके चुपके। चुपके चुपके की खास बात ये थी कि जो 2 ट्रैक्स इसके चल रहे थे ना, वो आपने दोनों पहले दिन से चला के रखे। बिल्कुल। अब चुपके चुपके में एडिटिंग के फ्लॉज नहीं थे, बिल्कुल थे। चुपके चुपके में कंटिन्यूटी के फ्लॉज नहीं थे, बिल्कुल थे। चुपके चुपके के कुछ सीन्स जो थे बैडली एग्जीक्यूटेड नहीं थे, बिल्कुल थे, बहुत ज्यादा थे। कैरेक्टर्स नहीं थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हम ताना बाना में बात करते हैं, हुक, उन्होंने पहले दिन आपको हुक कर लिया फाजी और मीनू की लव स्टोरी से और मिशा और हादी की लव स्टोरी से, बस बात खत्म हो गई। अब हुआ ये कि एंड में सब आपके जो फ्लॉज थे वो आपके माफ हो गए, क्योंकि लोगों ने उसको एंजॉय इतना किया। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपने उनको फुल थ्रॉटल, एक आपके क्यूट मोमेंट्स जो थे वो रही बरकरार, केमिस्ट्री रही, आपने उनको फन दिया, एंटरटेनमेंट दिया, दादी के 2 मजे के कैरेक्टर्स डाल दिए शुरू दिन से आपस में इसी तरह, और उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर वो सेल्फी हो जाती है, वो बड़ा क्यूट था। अब बाकी सारी बातें छोड़ दें, फिनाले को लेके जो सबसे बड़ा भंड, सबसे बड़ा सवाल, निकाहनामा वाला, ओ भाई मेरे भाई हादी को जब आके कहा होगा उसने कि आपकी शादी होती है मिशा फा इब्राहिम, मिशी इब्राहिम, वल्द फलाना इब्राहिम, हक मैर फलाना फलाना, तो उसको पता नहीं लगा होगा कि अच्छा, मेरा ख्याल था वहां पे दिल शो के इसको पता चल गया कि उसके साथ हो रही है। आई ऑल्सो थॉट कि मतलब यार कुछ ही कटाओ मतलब दानिश भाई निकाह करा, दानिश भाई आपने निकाह करा दिया और उसको अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरा निकाह हो गया। कम ऑन यार। ये तो मैं दानिश भाई को भी नहीं एड्रेस करूंगा, मैं तो साइमा जी को भी एड्रेस करूंगा, मैं ओबी को भी एड्रेस करूंगा, मैं आयजा को भी एड्रेस करूंगा, मैं एमन को भी एड्रेस करूंगा, मैं अरसलान को भी एड्रेस करूंगा। ये सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स जो इकट्ठे हुए हुए थे, सेंसिबल इंटेलिजेंट किस्म के लोग, फॉरेन एजुकेटेड, मनु दसो कि ए किवें हो गया। हाँ जी, ये तो जाती की बात है यार। हाँ जी, मैंने कहा अच्छा अभी ये पढ़ेंगे मौलवी से, आप नाम लेंगे तो फिर पता चलेगा। नहीं जी, वो तो डायरेक्ट दूसरा बड़ा भंड। हाँ जी, ओह भंड पे भंड। वो आती है दुल्हन बनके, सब उसको लेके आ रहे होते हैं, लो जी उन्हें घूंघट किया हुआ है। मैंने बड़ी बार दुल्हनें देखी हैं घूंघट, आपने भी देखी होंगी, बट ऐसा कि दुल्हन पहचानी नहीं जाती। नहीं जाती है। वो मीनू इंटरेस्टेड नहीं था ना? नहीं, मीनू उसको लेके आई है, मीनू बैठी है, मीनू ने उसको बिठाया, जब निकाह हो गया है मीनू ने नीचे बैठ के वो शॉट, मैं शाहरुख से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉट लगाए, मीनू ने बैठ के कहा मुबारक हो, उसको देख के एज इफ के मीनू ने देख ली उसकी शक्ल, बट देन मीनू एक्ट सरप्राइज आल्सो व्हेन शी फाइंड्स आउट कि मिशा के साथ, बट शी नोज, नो शी डजंट नो, इवन मीनू डिडंट नो। I think she knew. No, Meenu finds out when the niqab, when niqab, when the dupatta gets, ghungat gets lifted. That's when Meenu also finds out. How come Meenu didn't know? अच्छा मुझे लगा कि Meenu knew. No. She was part of the whole... No, then she holds Fazi's hand and she takes him away and she says कि पता था किसको, वो कहता है कि जी उनको भी पता था, गुलापा को भी पता था। वो कहती है उनको कब पता था, जब वो कल तुमसे माफी मांगने आई थी। मैंने वो सीन नहीं देखा जब गुलापा माफी मांगने आई थी, वो कहाँ गया वो सीन? There was no scene, no such scene। अच्छा लेकिन आप माफी दे देते हैं इन सब चीजों की because enjoyable रहता है, एंटरटेनिंग है। अच्छा एक और भंड, भंड पे भंड, भंड पे भंड भाई। उससे पहले आपने सीन देखा जो इधर दादी हैं, ये मीनू वाली दादी हैं, वो अपने सर पे दुपट्टा बांध के कि हाय हाय वो किधर चला गया, वो उसको तो नहीं लेने चला गया, क्या हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
उस वक्त तक अगर इन सब लोगों को पता था तो वो किसके लिए प्रिटेंड कर रही हैं कि उसकी शादी हो। वो कह रही हैं कि ढोलक मत बजाओ, साथ वाले घर में मिशी जो है वो अभी तक नहीं मिली, तो वहां पे सन्नाटा, जो भी है जैसे भी है वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, मैं तो नहीं आऊंगी ढोलकी पे। भाई अगर आपको पता है कि उसकी शादी हो रही है तो वो क्यों, किसके लिए वो प्रिटेंड करे अगर मेहंदी है तो। क्योंकि उस वक्त वो ऑलरेडी भाईजान ताया भाई से बात करके आ चुकी हैं। जी जी जी, ठीक है जी। दूसरी तरफ वो कहती हैं गुलापा फैजी को, जब वो फाइनल बारात वाले दिन जा रहा होता है, तो अब तो गुलापा को पता होगा ना, क्योंकि एक दिन पहले वो माफी मांगने गई थी। गुलापा कहती हैं तुम लोग अभी तैयार नहीं हुए, वहां पे वो लड़की वाले पहुंच गए हैं, लड़की वाले हॉल पहुंच गए हैं। तो फाजी कहता है तो उसके लड़की वाले पहुंचे ना, उसके ससुराल वाले पहुंचे हैं, तो लड़की वाले तो यही हैं। एग्जैक्टली। तो वो किसको कह रही है कि लड़की वाले पहुंचे? और उस वक्त वो सबसे बात कर रही है, उन सबको तो पता है कि हसन आपने तो बाल की खाल उधेड़ दी। बात ये है एम्पल फ्लॉज, बट फन फन फन, और सेंट्रल थीम बरकरार रही, वो कंसिस्टेंट थी कि दो लोगों की केमिस्ट्री, क्यूट मोमेंट्स, अप एंड डाउन, वो सारा कुछ। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अच्छा लगा कि जो लड़कियां थी वो स्ट्रांग दिखाई हैं। ठीक है खुरानामा नकली होता है, बट वो उसको सीधा कर देती है उसको। वो कहती है कि ये जो बिहेवियर है ना तुम्हारा, दिस नीड्स टू इम्प्रूव, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड टेक दिस बुलशिट, सीधा कर देती है। सिमिलरली मिशी भी सीधा कर देती है हादी को। I like that strength in character. So, बड़ी बीच में बड़ी तो नहीं, छोटी सी कंट्रोवर्सी चलने की कोशिश हुई कि जी फाजी ने ऑलमोस्ट थप्पड़ मारा उसको, और उसके ऊपर आप तबसरा करें जी। एक ड्रामा है, ऐसा नहीं है कि वो कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको बेइज्जती हुई है हर तरफ से उसकी, और ऐसा भी नहीं है कि उसने असल में मारा या उसकी कोई इंटेंशन थी मारने की या कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाया हुआ था फाजी। टॉक्सिक तो था फाजी, फाजी ने जिस तरह की हरकतें की हैं वो, लेकिन उसका आर्च दिखाया कि उसमें से थोड़ी सी क्लेंजिंग हो रही थी, वो बेहतर हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो इरिडीमेबली टॉक्सिक था। तो ये बड़ा अच्छा दिखा, इट वाज वेरी नेचुरल। So I think it worked completely, and it was very enjoyable. I'd love to see these actors and characters again. And before anybody says anything, Aiza Khan does not give interviews. प्लीज स्टॉप आस्किंग। हम उनको पहली किस्से, बल्कि मेरे पास तुम हो की पहली किस्से अब तक मांग रहे हैं। लास्ट इंटरव्यू हसन ने किया था उनका मेरे पास तुम हो के सेट पे, बिफोर द ड्रामा वेंट ऑन एयर। उसके बाद किसी ने नहीं किया सवाए उनके जो स्पॉन्सर्ड इंटरव्यूज होते हैं, जो ब्रांडेड होते हैं, वहाँ पे वो देती हैं, या जो टॉक शोज जहाँ पे चैनल के लिए, इसके अलावा वो नहीं देती। हमने बहुत कोशिश की है, हमने आपको पूरी कास्ट के इंटरव्यूज दे दिए हैं। प्लीज पूछना बंद कर दें। अगर आपको चाहिए इंटरव्यू आप उनको पूछें। हाँ, उनको पूछें। अच्छा, दूसरी बात ये, लोगों ने कुछ कहा कि इश्क जलेबी के आप नहीं कर रहे थे, वो हम आपको बार बार बता चुके थे कि इश्क जलेबी शूट हो रहा था ड्यूरिंग रमजान। तो वो जैसे ही शूट खत्म हुआ है, जो एक्टर्स थे वो चले गए। नूरुल हसन साहब हमें इंटरव्यू नहीं देना चाहते। वो हमारा गोके मुझे लग रहा है मोहम्मद कबीर साहब के इंटरव्यू के बाद, कबीर जी के इंटरव्यू के बाद थोड़े से वो अब कुछ नरम हुए, लेकिन वो नहीं देना चाहते। एज पर आवर लास्ट कन्वर्सेशन, ही डज नॉट वांट टू गिव अस। ये नहीं कि हमें नहीं देना चाहते, वो इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते। वो इंटरव्यू नहीं, वो हमसे बहुत प्यार से, इतने वो प्यारे इंसान है। मैं आपको क्या बताऊं, रोज हमारी उनसे बात होती है। हमारी आमना की अलग होती है, मेरी अलग होती है, बट वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते। तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए। वहाज को हम परसू कर रहे हैं एज ए वफा के टाइम से। आमना भी गवाह है, मैं भी आपको कह रहा हूँ, वो भी आप वहाज से टेक अप करें कि वो हमें क्यों नहीं टाइम दे रहे। मदिया से इंशाल्लाह हम लाइंड अप हैं, जल्द आपको मदिया का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। महमूद असलम साहब इंटरव्यू नहीं देते। काशिफ महमूद साहब के साथ हमारी इंटरव्यू की बात चल रही थी रमजान से पहले। मैंने थोड़ा सा पॉज किया, मैं चाह रही थी दिल ना उम्मीद तो नहीं वापस ऑन एयर आ जाए, तो इंशाल्लाह उनका लाइंड अप है। इंशाल्लाह काशिफ महमूद साहब का भी लाइंड अप है, वो भी आप देखेंगे। इरसा गजल साहिबा से आपकी, जी मैंने उनका नंबर लिया था, आई स्टिल हैव टू रीच आउट टू हर। आई थिंक शी इज डन अ फेनोमेनल परफॉर्मेंस। बहुत ही मजे का उनका जो सज्जो का कैरेक्टर है ना, थोड़ा सा कभी कभी ओटीटी हो जाता है, बट वो डिमांड है कैरेक्टर की, वो बहुत मजे का, जबरदस्त एक्टिंग। मेरा अपना भी ख्याल है हसन के इश्क जलेबी डिडंट डू एज वेल एज एंटिसिपेटेड, बिकॉज मुझे ख्याल लगता है ऐसा, बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि उसमें पंजाबी क्वेश्चन बहुत ज्यादा था। लोगों को पंजाबी नहीं समझ आती। आप और मैं तो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, हमें समझ आती है, आम जो अवाम है सबको नहीं समझ आती। Could be a reason, आप सही कह रही हैं। तो उसकी वजह से they find parts of it they don't understand। ठीक है, इसलिए तो इंशाल्लाह इरसा गजल साहिबा का भी आपको इंटरव्यू जल्द देखने को मिलेगा। और रही बात चुपके चुपके की, तो हमारे इंटरव्यूज के ऊपर इतना जबरदस्त फीडबैक आ रहा था, हमारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड भी कर रही थी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो हम क्यों ना करते हैं, ऑब्वियसली तो हमने तो करना था सबका इंटरव्यू। तो अभी हम शायद आपकी मुलाकात एक और कास्ट मेंबर से करवाएं इस आने वाले हफ्ते में। एब्सोल्युटली। और कुछ आमना आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए हैं रमजान के ड्रामे।
और सिवाय इश्क माँ सिवाय इश्क जलेबी के उसको हम रैप अप कर देंगे। वो हमें पता ही है कि क्या होगा मोर और लेस, ऑब्वियसली ट्रेजेडी तो नहीं है तो ये अच्छा ही होगा। तो वी विल मेंशन इट इन द पासिंग इन आवर नेक्स्ट रिव्यू, और बाकी इंशाल्लाह बाकी रिव्यूज हमारे चलते रहेंगे। कुछ नए ड्रामे भी शुरू हो रहे हैं, उनकी भी हम काफी सारे शुरू हो रहे हैं। एक बड़ा हॉरर ड्रामा भी शुरू हो रहा है, नीली जिंदा है, मैं जरूर देखूंगी, जो आप ही देखेंगे मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली। मैंने कोशिश की सफ़र तमाम हुआ देखने की, मैं नहीं देख पाई। मैंने कोशिश की औलाद देखने की, मैं नहीं देख पाई। क़यामत भी मैं बहुत मुश्किल से देख रही हूँ, अगर उसकी कोई रिप्लेसमेंट आती है मैं आई वुड हैप्पीली नॉट वॉच इट नाउ। नहीं, अब काफी शुरू हो रहे हैं, काफी हम टीवी के भी आ रहे हैं, AR पे भी आ रहे हैं, जियो पे भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नए ड्रामों की वजह से थोड़ा अब चेंजेस आएंगी। और अब रमजान ड्रामे खत्म हो गए हैं तो आई थिंक शहनाई भी मैं ज्यादा एंजॉय करूंगी। ठीक है जी, मैं भी शायद अब शहनाई दोबारा देखना शुरू करूं, तो हमें भी 2-3 दिन लगेंगे जरा रमजान मोड से वापस सही करने और अपने होशो वास में वापस आने के। तो उसके साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या चलेगा। हाँ, मंडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे नौशीन शाह का इंटरव्यू जो कि आमना ने किया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ट्यूसडे भी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है आप कोई ना कोई इंटरव्यू देखें। वेडनेसडे को हम हॉट बाइट्स करेंगे या आपको कोई इंटरव्यू दिखाएंगे, ये हम आपको मेरा एक बहुत ज़रूरी इंटरव्यू लाइंड अप है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैं उसको रिवील नहीं करना चाहूँगी और जिंक्स नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूंगी वो हो जाए। बल्कि तो आपके तो 2 लाइंड अप थे। जी, मेरे 2 लाइंड अप हैं मंडे को। हाँ नहीं हो तो सकता है ट्यूसडे को आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू मंडे को भी मिलेगा, ट्यूसडे को भी मिलेगा, ट्यूसडे को भी, संडे को भी मिलेगा इंशाल्लाह, मंडे को भी मिलेगा, बस देखते रहिए, ट्यूसडे को भी मिलेगा और शायद वेडनेसडे को भी इंटरव्यू ही मिले और हम शायद हॉट बाइट्स अभी ना करें। हाँ जी, लेट्स सी क्या होता है। थर्सडे को भी इंशाल्लाह आपको कोई इंटरव्यू मिल जाएगा और जुम्मे को मैं और आमना आपको मिलेंगे विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगेन thank you very much for all the feedback that you've given to us over the course of this last week or so, जो हमारे सारे इंटरव्यूज आए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के व्यूज का, कमेंट्स का, लाइक्स का, अप्रिसिएशन का, बहुत शुक्रिया। And I'm really touched about the feedback that Kavi ji's interview got. I mean, I was overwhelmed कि लोगों को इतना प्यार है, हमारे लेजेंड्स की इतनी इज्जत है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बिग फैट किस फॉर ऑल ऑफ यू। मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे जुम्मे को। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो इतने सारे इंटरव्यूज की हम बात कर रहे हैं, किसका इंटरव्यू कब होगा और वो इंटरव्यू कब चलेगा। ठीक हो गया? अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना इज नॉट ओवर येट, तो एहतियाती तदबीर जरूर अपनाएं। और अब तो 30 से ऊपर वालों की भी वैक्सीनेशन खुलने वाली है, तो प्लीज अपने आप को जरूर वैक्सीनेट करवाएं। खुदा हाफिज।